बच्चों हम लोग आज नाइट्रिक एसिड पढ़ रहे हैं और नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं HNO3, बगल में हेडिंग डाल देते हैं नाइट्रिक एसिड। बच्चों एक और नाम है एक्वारिजिया। क्या मतलब होता है एक्वारिजिया का? स्ट्रॉन्ग वाटर। ठीक, HNO3 है ना बच्चों। अगर मैं HNO3 में से कंप्लीट वाटर रिमूव कर दूं तो इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस H2O कर दो, तो जो चीज बचेगी वो बनेगी N2O5, जो कि क्या होगा? एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 है ना, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है ना। HNO3 के अंदर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है। अगर बच्चों हम HNO3 को लाइट में रख देते हैं या बहुत लंबे समय तक रख देते हैं तो आप देखेंगे कि ये डिकम्पोज हो जाता है NO2 में, और वाटर में इस NO2 की वजह से येलो कलर आने लग जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि HNO3 येलो कलर क्यों शो करता है? तो ड्यू टू NO2 करता है, याद रखेंगे। बोलो, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, एक्वारिजिया स्ट्रॉन्ग वाटर मीनिंग होता है इसका। एक्वारिजिया का मीनिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग वाटर। HNO3 में से अगर हम कंप्लीट वाटर निकाल दें तो ये बन जाएगा एनहाइड्राइड N2O5, एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। सही बच्चों। चलिए सबसे पहली कहानी की बात आती है कि इसकी प्रिपरेशन क्या है। तो सबसे पहली प्रिपरेशन है लैब मेथड। सबसे पहली प्रिपरेशन है लैब मेथड। आपको मैं बता दूं, अगर आप मेटल के नाइट्रेट के सॉल्ट को, मेटल नाइट्रेट को अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करा देते हो, सही है, और टेम्परेचर जो है वो लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हो, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? यहां से कौन जाएगा? NO3 माइनस जाएगा, यहां से NO3 माइनस, यहां से H+। बताओ क्या बना लेगा? एक तो बना लेगा NaHSO4 और एक बना लेगा HNO3। कैसे याद रखते हैं? यहाँ से H+, यहाँ से NO3 माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे, HNO3 बन जाएगा। और अगर आपने टेम्परेचर, बच्चा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपने टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से, बच्चों अगर आपने टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा तो ये बनाता है NaHSO4, और अगर आपने टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रखा तो ये बनाता है Na2SO4। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना, आराम से लैब मेथड है, पहली प्रिपरेशन है, बहुत आसान है। एनसीईआरटी में बच्चों ये मेंशन है, एनसीईआरटी में सिर्फ ये मेंशन है, पहली वाली है, एनसीईआरटी में ये दे रखी है। ये लैब मेथड है, लैब मेथड है ना, अंडरलाइन। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है इसकी एक और प्रिपरेशन है जो कि कहलाती है ओसवाल्ड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बच्चों? ओसवाल्ड प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन है? HNO3 की। ओसवाल्ड प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन है? HNO3 की। बोलो, ओसवाल्ड प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन है? HNO3 की। रफ कर दो, ओसवाल्ड प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन है? HNO3 की। ठीक है, ओसवाल्ड प्रोसेस HNO3 की प्रिपरेशन, ओसवाल्ड प्रोसेस HNO3 की प्रिपरेशन। आप सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। तो ओसवाल्ड प्रोसेस में क्या करते हैं? अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दो कैटलिस्ट होने चाहिए, प्लेटिनम रोडियम, 500 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, 9 बार प्रेशर होना चाहिए। ये कहां से आती है ऑक्सीजन? एयर से। किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं? अमोनिया का। किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं? अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ओसवाल्ड प्रोसेस बता रहा हूं, क्या बनेगा? 4NO + 6H2, 4NH3, 5O2, 4NO + 6H2 बन गया। अमोनिया का आपने ऑक्सीडेशन कराया है किसके द्वारा? एयर के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, जो कि कहां से मिल रही है आपको? एयर से। किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में? प्लेटिनम और रोडियम, है ना। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 क्या होगा? ये NO फर्दर कंबाइन करेगी O2 के साथ, क्या बना लेगी? NO2। ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। स्टेप सेकंड में NO कंबाइन विद O2 इट विल फॉर्म NO2।
स्टेप 3 में ये NO2 को अगर आप डिसॉल्व करा दो वाटर में तो ये बनाएगा HNO3 और साथ में NO बनाएगा। ये NO रीजनरेट कर दी जाती है, फिर से यूज की जा सकती है। ये NO फिर से यूज की जा सकती है बच्चों। ये देखा, ये NO को रिसाइकल्ड कर सकते हो ना, फिर से HNO3 बनाने में यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? NO बन गया, फिर कंबाइन कर दो O2 के साथ, NO2 बना लेगा, NO2 को फिर वाटर में डिसॉल्व कर दो, HNO3 बना लेगा। तो जरा मुझे बताओ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या है? तो ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हम अमोनिया का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? प्लेटिनम और रोडियम। क्या बनाता है? NO बनाता है। ये NO फर्दर कंबाइन करके O2 के साथ NO2 बनाता है। NO2 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें, HNO3 और NO बन जाता है। जो HNO3 बनता है बच्चों, जो HNO3 बनता है उसमें वाटर भी होता है। अब अगर हमें इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना होता है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बेसिस पर हम क्या करते हैं? वाटर को रिमूव करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? 68% कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिल जाता है। डिस्टिलेशन करके आपको कितना परसेंट? भाई HNO3 भी और वाटर भी है, तो आपको क्या चाहिए? HNO3 का कंसेंट्रेशन चाहिए। तो आप क्या, कौन सा मेथड यूज करते हो? डिस्टिलेशन। अगर आप डिस्टिलेशन यूज करते हो तो उसके बेसिस पर आपको 68% कंसेंट्रेटेड HNO3 मिल जाता है। और अगर आपको 98% तक कंसेंट्रेटेड HNO3 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कॉन्क H2SO4। तो आपको 98% तक प्योर मिल जाएगा। ये मैंने अभी तक बता दिया, जरा आप चेक करो, नोट करो बच्चों। ओसवाल्ड प्रोसेस किससे रिलेटेड है बच्चों? दो मेथड है ये बच्चों। इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। लार्ज स्केल पे अगर आपको HNO3 बनाना है ना, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। लार्ज स्केल पे बच्चों एक और मेथड होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में, एक और मेथड होता है बर्कलैंड प्रोसेस। बच्चों उसमें अंतर क्या है? सिर्फ उसमें एक अंतर है, जहां आप अमोनिया को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं वहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन किया जाता है। जहां आप अमोनिया को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं वहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन किया जाता है। नोट किया बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट किए। चलो बच्चों मैं क्या बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो हम लोगों ने क्या डाली है? हम लोगों ने HNO3 डाला था ना, नाइट्रिक एसिड है। तो एक चीज तो आप ऐसे याद रख सकते हो, नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड कौन है? अगर आप नाइट्रिक एसिड में से पूरा वाटर निकाल दो तो उसका एनहाइड्राइड बचेगा। कौन है उसका एनहाइड्राइड? N2O5। तरीका सिखा चुका हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करो, वाटर रिमूव करो, N2O5। HNO3 के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5 है। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। N2O5 इसका एनहाइड्राइड। इसके नीचे क्या लिख सकते हो आप लोग? एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। ठीक है, ये वाली बात भी हो गई। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, तो अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूंगा तो कौन से मेथड की बात करूंगा? पहले लैब में कैसे बनाया जाता है? मेटल नाइट्रेट ले लो, मेटल नाइट्रेट को हीट कर दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्या बनेगा? ये H2SO4 आपको H+ देता है, ये NaNO3 आपको NO3- देता है। क्या बन जाएगा बोलो? ये बन जाएगा आपका HNO3 प्लस NaHSO4। ये लैब की मेथड है। क्यों भाई? ये लैब का मेथड है। अगर आपको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन चाहिए, कौन सी प्रिपरेशन चाहिए? इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे करेंगे? कौन सा मेथड है? ओसवाल्ड प्रोसेस है, या फिर ओसवाल्ड प्रोसेस है, ओसवाल्ड प्रोसेस है, या फिर एक और मेथड बर्कलैंड प्रोसेस है। दो मेथड होते हैं, एक बर्कलैंड प्रोसेस होता है, एक ओसवाल्ड प्रोसेस होता है। बच्चों एक बर्कलैंड प्रोसेस होता है, एक ओसवाल्ड प्रोसेस होता है। एक बर्कलैंड प्रोसेस होता है, एक ओसवाल्ड प्रोसेस होता है। हमारे एनसीईआरटी में ये है। ओसवाल्ड प्रोसेस किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आता है। तो ओसवाल्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं? अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा करते हैं।
4NH3 5O2 किसकी प्रेजेंस में करते हैं? प्लेटिनम और रोडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। कितने टेम्परेचर पे करते हैं? 500 केल्विन पे करते हैं। कितने प्रेशर पे करते हैं? 9 बार प्रेशर पे करते हैं। क्या बनती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, NO बनता है प्लस H2O बनता है, NO प्लस H2O बनता है, 4NO प्लस H2। ये NO अगले स्टेप में किससे कंबाइन करती है? O2 से। ये रिवर्सिबल स्टेप होता है। NO2 इसमें चेंज हो सकती है, ये इसमें चेंज हो सकता है, NO2 बनती है। इस NO2 को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो ये बना लेता है HNO3, साथ में बनता है NO। इस NO को मैं रिसाइकल्ड कर सकता हूं, इस NO को मैं रिसाइकल्ड कर सकता हूं, तो प्रिपरेशन का काम खत्म हो गया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। लैब की प्रिपरेशन है NaNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 NaHSO4, और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ओसवाल्ड प्रोसेस या बर्कलैंड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा, प्लेटिनम और रोडियम के प्रेजेंस में NO बनता है प्लस 6H2। ये NO अगले स्टेप में O2 के साथ कंबाइन करता है, NO2 बनाता है। इस NO2 को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो HNO3 और NO बनता है। इस NO को हम रिसाइकल्ड कर सकते हैं। बच्चों इतना साथ में एनसीईआरटी में बताया है कि अगर आपको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? डिस्टिलेशन। और अगर और ज्यादा चाहिए, 98% तक चाहिए, तो आपको यूज करना पड़ेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये हमने कहानी पढ़ ली है प्रिपरेशन, ये कहानी हमने पढ़ ली है प्रिपरेशन। तो हम लोगों ने प्रिपरेशन की कहानी पढ़ ली, आप लोगों ने नोट किया प्रिपरेशन पूरा अच्छे से, एनसीईआरटी से पढ़ा। अब प्रिपरेशन के बाद बच्चों सबसे पहली कहानी आती है इसके स्ट्रक्चर की। प्रिपरेशन के बाद इसके स्ट्रक्चर की कहानी आती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। HNO3 का अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो देखो, नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन मैक्सिमम जो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है वो 3 बना सकता है, और अगर वो मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात करूं तो 4 शो कर सकता है। 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है। तो अगर मैं बात करूं HNO3 की तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में मैं आपको बता दूं, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है बच्चों। कैसा स्ट्रक्चर है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके अंदर वो क्या होगी? sp2। नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है बच्चों। नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी तरफ हेड है उसके ऊपर माइनस, जिसकी तरफ टेल है उसके ऊपर प्लस, जिसकी तरफ हेड है उसके ऊपर माइनस, जिसकी तरफ टेल है उसके ऊपर प्लस, जिसकी तरफ हेड है उसके ऊपर माइनस, जिसकी तरफ टेल है उसके ऊपर प्लस। बोलो, मैंने कुछ नहीं किया। मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड कितने बना सकता है नाइट्रोजन? 4 बना सकता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है बच्चों। ये वाला एंगल एनसीईआरटी में दे रखा है 130 डिग्री का है, 130 डिग्री का है। ये वाला जो एंगल है ये 102 डिग्री का है। ये वाली बॉन्ड की जो लंबाई है वो 140.6 पिकोमीटर है। इस बॉन्ड की जो लंबाई है वो 121 पिकोमीटर है। इस बॉन्ड की जो लंबाई है वो 96 पिकोमीटर। कैसा स्ट्रक्चर है? प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों ये वाली बात है, दोनों स्ट्रक्चर पहले आप बना लो, दोनों स्ट्रक्चर बना लो। एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो लुईस स्ट्रक्चर दे रखा है, वो ऐसे दे रखा है, जरा आप चेक करो। ये एनसीईआरटी में लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें पहले अटैच एटम की कोवेलेंट ऑक्टेट पूरा किया जाता है। अटैच एटम का पूरा होने के बाद किसका पूरा किया जाता है? सेंट्रल एटम का। ये लुईस स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में गिवन है। नोट करो स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है? प्लेनर। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। HNO3 का एनहाइड्राइड कौन है? N2O5। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? ले लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो यहाँ पर, है ना, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। HNO3 को पूरा पढ़ने के बाद ही हम लोग अगला टॉपिक चालू करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा बन रहा है, और वो क्वेश्चन आपको कल भी बताया था मैंने कि N बॉन्ड OH जो होता है वो
एन बॉन्ड OH की जो बॉन्ड लेंथ है, एन बॉन्ड OH की जो बॉन्ड लेंथ है वो एन सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? अच्छा ये देखो, इसमें रेजोनेंस हो रहा है एन बॉन्ड O में, ये बॉन्ड इधर जाएंगे, ये बॉन्ड इधर जाएगा। बताओ रेजोनेंस हो रहा है, बताओ क्या स्ट्रक्चर बनेगा? NO माइनस प्लस डबल बॉन्ड O OH। तो यहां पर अगर मैं, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सेकंड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फर्स्ट। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? बोलो। यहां से पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आ रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस। यहां एन बॉन्ड O में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो बताओ, मेन बात समझो मेरी बात। एन बॉन्ड OH इज अ प्योरली सिंगल बॉन्ड। एन बॉन्ड OH एक प्योरली सिंगल बॉन्ड है, और एन बॉन्ड O पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। बहुत आसान, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों है जरा मुझे बताओ? ड्यू टू रेजोनेंस। पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस। इसका अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस। बस इतना सा आंसर। तो आपको मैंने बताया कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेनर है। सारी कहानी खत्म हो गई स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर की कहानी खत्म हो गई। रेजोनेंस बॉन्ड, पाई बॉन्ड यहां से यहां टहल रहा है, पाई बॉन्ड यहां से यहां टहल रहा है, तो दिस इज द पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, एंड दिस बॉन्ड इज अ प्योरली सिंगल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड प्योरली सिंगल बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर? इतना आप एनसीईआरटी से 1 to 1 करके पढ़ेंगे। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग HNO3 की पढ़ी लेंगे। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर के क्लोज होता है बच्चों ना। HNO3 जो है वो एक कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। गैसियस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। गैसियस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। गैसियस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। HNO3 कलरलेस लिक्विड है, गैसियस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। HNO3 कलरलेस लिक्विड है, गैसियस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। ठीक है, बोलो। अब जरा मेरी बात सुनो। HNO3 बच्चों एक एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? वाटर में डालने पर HNO3 हाइड्रोनियम आयन देता है। HNO3 को अगर मैं वाटर में डाल दूं, इट विल गिव हाइड्रोनियम आयन as well as नाइट्रेट आयन। तो वाटर में डालने पर ये क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन देता है। इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो H आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। बच्चों HNO3 इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि एक तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और दूसरा HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब कभी कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को सिर्फ कम कर सकता है, वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा नहीं सकता। कम कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो HNO3 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट बच्चों HNO3 नोबल मेटल पर अटैक नहीं कर पाता। 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 नोट कर ले बच्चों पॉइंट। ये सारे मेटल पर अटैक करता है बट नोबल मेटल पर अटैक नहीं कर पाता। कौन कौन से नोबल मेटल है? और HNO3 की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चे जानते हैं, और वो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मोस्ट ऑफ द मेटल पर अटैक करेगा, बट किस पर अटैक नहीं कर पाता? नोबल मेटल पर अटैक नहीं कर पाता है। अच्छा, नोबल मेटल पर अटैक कर कौन पाता है? गोल्ड, प्लेटिनम, इन पर कौन अटैक कर पाता है? इन पर अटैक कर पाता है इसका एक मिक्सचर, किसके साथ? 3 parts of HCl and 1 part of HNO3। मतलब 75% वॉल्यूम किसका होगा? HCl का, और 25% वॉल्यूम किसका होगा? HNO3 का। ये मिक्सचर आपका गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर देता है। इस मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्वा रीजिया, या फिर बच्चों इसको कहते हैं रॉयल सॉल्यूशन। रॉयल सॉल्यूशन क्योंकि रॉयल चीजों को डिसॉल्व कर लेता है। बच्चों इसके अंदर गोल्ड एज वेल एज प्लेटिनम भी डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वो कौन सा सॉल्यूशन है जिसके अंदर गोल्ड एज वेल एज प्लेटिनम डिसॉल्व हो जाते हैं? उस सॉल्यूशन को बोला जाता है बच्चों एक्वा रीजिया। क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा भाई, सर इसके अंदर गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं? इसके अंदर गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं? इसके अंदर गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं? बच्चों HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोस्ट ऑफ द मेटल पर ही अटैक करता है, बट नोबल मेटल पर अटैक नहीं करता, और वो नोबल मेटल है मेरे गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो फिर गोल्ड एंड प्लेटिनम पर अटैक करता कौन है? गोल्ड और प्लेटिनम किसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं? जिस सॉल्यूशन के अंदर गोल्ड एंड प्लेटिनम डिसॉल्व होते हैं उस सॉल्यूशन को बोला जाता है बच्चों एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया का मतलब है 3 parts of HCl, 1 part of HNO3, मतलब 75% वॉल्यूम इस HCl का होगा, 25% वॉल्यूम HNO3 का होगा। अब ऐसा क्या हो जाता है कि ये इसके अंदर डिसॉल्व कर जाता है? उसका रीजन बताता हूं। अगर आप 3 parts of HCl and 1 part of HNO3 को कंबाइन करते हैं तो ये हमें देता है नेसेंट क्लोरीन, और ये नेसेंट क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और यही गोल्ड एंड प्लेटिनम से रिएक्ट होकर उन्हें डिसॉल्व कर देती है। साथ में बच्चों एक और रिएजेंट मिलता है और उसका नाम है NOCl। इसको रिएजेंट को बोलते हैं टिल्डन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? टिल्डन्स रिएजेंट। बच्चों ये एनसीईआरटी में नहीं है टोटल। 3 parts of HCl। बच्चों ये नेसेंट जो क्लोरीन है ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम से क्या करती है? रिएक्शन करती है, जिसके कारण गोल्ड एंड प्लेटिनम इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। बच्चों पहले जो बहुत सारे लोग ज्वेलरी में क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए गांव में गए, वो बोलते थे हम आप लोगों का क्या कर देते हैं, जो सोने की सफाई कर देते हैं। अब सोने की सफाई करने के लिए मान लो अगर गोल्ड गंदा हो जाए तो उसको सफाई करने के लिए वो एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल देते थे, और जब वो ऐसे सॉल्यूशन में डाल देते तो सोना ही साफ हो जाता था। क्यों? गोल्ड उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता था। बच्चों अगर मान लो गोल्ड के जो आपके जो ऑर्नामेंट्स हैं अगर वो गंदे हैं गोल्ड के, तो पहले जो कुछ लोग आते थे गांव में वो कहते थे हम लाइए आपके सोने चांदी के जो आभूषण हैं इनको हम चमका देते हैं अच्छी तरीके से। तो वो एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल देते थे जिसके अंदर से निकालने पर गोल्ड चमक जाता था, बट कुछ गोल्ड उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता था, फिर वो उसको प्रेसिपिटेट करके आउट कर लेते थे। तो इस तरीके से लोगों को पागल बनाया जाता था, और वो सॉल्यूशन क्या होता था? एक्वा रीजिया होता था। एक्वा रीजिया वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर गोल्ड एंड प्लेटिनम भी डिसॉल्व है, बट आपको मालूम है क्यों डिसॉल्व है? क्योंकि ये नेसेंट क्लोरीन देता है। नेसेंट क्लोरीन गोल्ड और प्लेटिनम के साथ क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है, उनको डिसॉल्व कर देता है। इसीलिए गोल्ड एंड प्लेटिनम किस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं? उस सॉल्यूशन को बोला जाता है एक्वा रीजिया। बच्चों नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वा रीजिया 3 parts of HCl, 1 part of HNO3। बच्चों अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो बच्चों कंसेंट्रेटेड में कोई दिक्कत नहीं है। कंसेंट्रेटेड अगर मैं मेटल को कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्ट कराता हूं तो क्या बनता है? मेटल नाइट्रेट बनता है, मेटल नाइट्रेट बनता है, साथ में NO2 बनता है, साथ में वाटर बनता है। तो इस केस में तो कोई डाउट नहीं है, मेटल नाइट्रेट बनता है प्लस NO2 बनता है प्लस H2O बनता है। बहुत आसान है। अगर आपको रिएक्शन की बात करूं तो कॉपर प्लस कॉन्क HNO3, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2। अच्छा जिंक के साथ रिएक्शन बताओ, जिंक प्लस कॉन्क HNO3, जिंक प्लस कॉन्क HNO3, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2। तो कॉपर प्लस कंसेंट्रेटेड HNO3, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्क के साथ कोई दिक्कत नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेटल को कॉम के HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल नाइट्रेट बनेगा प्लस NO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। बट दिक्कत कहां है? डाइल्यूट के साथ। दिक्कत कहां है? डाइल्यूट के साथ। ये पहले नोट कर लो। HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गोल्ड और प्लेटिनम पर अटैक नहीं करता है, बाकी सारे मेटल पर अटैक करता है। गोल्ड और प्लेटिनम किस मिक्सचर में डिसॉल्व हो जाते हैं उसको कहा जाता है एक्वालिसिया, जिसमें 3 पार्ट्स HCl के होते हैं, 1 पार्ट HNO3 का है। इसका मतलब है 75% वॉल्यूम HCl का होना चाहिए, 25% वॉल्यूम आपका HNO3 का होना चाहिए। ऐसे सॉल्यूशन को एक्वालिसिया बोला जाता है, रॉयल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो अगर हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें नेसेंट क्लोरीन देता है, साथ में टिल्टन फ्री एजेंट देता है। ये नेसेंट क्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है और ये गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करके उनको डिसॉल्व करता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर बच्चों, मेटल को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करोगे, मेटल नाइट्रेट बनाएगा, NO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। कंसंट्रेटेड के साथ ऑलवेज NO2 और H2O तो मिलना ही मिलना है, फिक्स। कहानी कहां ट्विस्ट है? कहानी में कहां ट्विस्ट है? पहले मैं NCERT बता दूं, फिर उसके बाद एक जर्नल रिएक्शन बताऊंगा। कहानी में कहां ट्विस्ट है? कहानी में ट्विस्ट है, अगर बात करूं मैं डाइल्यूट HNO3 की, डाइल्यूट HNO3 मतलब लेस देन 20% वेट बाय वॉल्यूम। जब कंसंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम 20% से कम होता है तो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट HNO3। ठीक है, अब डाइल्यूट में क्या होता है बच्चों, मैंने एक ट्रिक बताई थी कल। अगर मैं कॉपर को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करूं तो मैं आपको बता दूं मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा। साथ में अगर आप कपड़ा लेने मार्केट से जाओ तो आप क्या कहोगे बोर्ड के टाइम पे? अगर आपका दोस्त आ जाए आपको घर बुलाने और कहे कि कपड़ा लेने मार्केट जाना है बोर्ड के टाइम पे, तो आप क्या कहोगे? नो कहोगे, नहीं जाना। नो कहोगे, नो नो कहोगे। तो अगर हम कॉपर को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करें तो कॉपर नाइट्रेट बनता है प्लस NO बनता है। स्टार लगाओ बच्चों, NO पर स्टार लगाओ, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ डाइल्यूट में अंतर होता है। तो कपड़ा लेने अगर आप मार्केट जाओगे तो आप क्या कहोगे? नो। इसके नीचे लिख लेना, आपका दोस्त आपको बोर्ड के टाइम पे बुलाने आया और कह रहा है कपड़ा लेने जाना है मार्केट, तो आप क्या कहोगे? नो। दूसरा जिंक, अब एक के साथ NO मिल गया तो दूसरे के साथ तो आपको मालूम ही है, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 तो जिंक नाइट्रेट प्लस N2O, N2O लाफिंग गैस है, प्लस H2O, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 जिंक नाइट्रेट प्लस लाफिंग गैस। बच्चों ये लाफिंग गैस है। अब इसको कैसे याद रखना है वो समझाता हूं, लिख लिया, नोट कर लिया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसको कैसे याद किया था, जो पहले आता है उसमें नाइट्रोजन कम मिलता है, जो बाद में आता है उसके साथ नाइट्रोजन ज्यादा होता है। अगर ये पहले आ रहा है, ये 1 नंबर पे है तो इसके साथ नाइट्रोजन 1 है, ये नंबर 2 पे है तो नाइट्रोजन 2 है। बट मेरा ये तरीका भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, कपड़ा को क्या कहते हो? नो कहते हो। ठीक है, एक टेबल बना लो, एक टेबल बना लो बच्चों, बनाओगे नहीं? बना लो मेरे प्यारे बच्चों। और वो टेबल ये है कि जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे, जैसे सिल्वर, जैसे मरकरी, जैसे कॉपर, अगर मैं इनको डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये बनाएंगे मेटल नाइट्रेट, साथ में बनाएंगे NO। जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं उन मेटल को अगर मैं डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो वो बनाएंगे मेटल नाइट्रेट प्लस NO। जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं उनको अगर मैं डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो वो बनाएंगे मेटल नाइट्रेट, साथ में बनाएंगे N2O। नोट डाउन, साथ में बनाएंगे N2O, साथ में बनाएंगे N2O। नोट करो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये टेबल नोट कर लो। जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो बनाते हैं N2O, इनके ऊपर स्टार लगाओ। और जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो बनाते हैं NO। जो ऊपर आते हैं वो बनाते हैं N2O, जो नीचे आते हैं वो बनाते हैं N।
हाइड्रोजन से नीचे वो आते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन से ऊपर वो आते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। बच्चों नोट कर लो, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कहानी थी मेटल की, है ना, ये तो था ऑक्सीडाइजिंग नेचर मेटल पर, जिस पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर मेटल पर। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग नॉन मेटल, है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑन नॉन मेटल। ये नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है, बट डाइल्यूट नहीं करता, कंसेंट्रेटेड करता है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज नॉन मेटल। बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज नॉन मेटल। चलो चलो चेक करते हैं। कार्बन प्लस कॉन्क HNO3, फॉस्फोरस प्लस कॉन्क HNO3, आयोडीन प्लस कॉन्क HNO3, and last one is sulfur plus conc HNO3. कार्बन प्लस कॉन्क HNO3, फॉस्फोरस प्लस कॉन्क HNO3, आयोडीन प्लस कॉन्क HNO3, सल्फर प्लस कॉन्क HNO3। बच्चों मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो सभी में NO2 मिलेगा ही मिलेगा। सभी में पहले तो आप NO2 और H2O बना लो, सभी में बना लो NO2 और H2O बना लिया, सभी में NO2 और H2O बना लिया। सभी में NO2 और H2O तो मिलेगा ही मिलेगा कॉन्क। बच्चों इनको एक एसिड में ये ऑक्सीडाइज करता है, इतने सभी नॉन मेटल को ये इनके एक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है, इनके एक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है, इनके एक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। लिख लेना ये, इनके एक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। अच्छा ये बताओ सल्फर का एक एसिड कौन है? H2SO4। फॉस्फोरस का एक एसिड कौन है? H3PO4। आयोडीन का एक एसिड कौन है? HiO3। बोलो। अब मैं आपको बता दूं कार्बन का एक एसिड कौन है? कार्बोनिक एसिड। बट कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, वो ब्रेक हो जाता है CO2 और वाटर। कार्बन का एक एसिड कार्बोनिक एसिड है बट वो अनस्टेबल है, वो ब्रेक हो जाता है CO2 और H2O। तो कार्बन प्लस कॉन्क HNO3, CO2 प्लस NO2 प्लस H2O, फास्फोरस प्लस कॉन्क HNO3, H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O, I2 प्लस कॉन्क HNO3, HiO3 प्लस, इसका नाम बच्चों लिख लेते हैं सभी का। आयोडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, आयोडीन की +5, सल्फर की +6। अच्छा बच्चों मैंने आपको सिखाया था अगर एक में से H आयन निकाल दो, एक एसिड में से अगर आप H आयन निकाल देते हो तो क्या बनता है? 8 बनता है। तो बताओ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ आयोडेट आयन? आयोडेट आयन का फार्मूला होता है IO3-, सल्फेट आयन का फार्मूला होता है SO4-2, फॉस्फेट आयन का फार्मूला होता है PO4-3। याद हुए? आयोडेट का फार्मूला IO3-, सल्फेट का फार्मूला SO4-2, फॉस्फेट का फार्मूला PO4-3। चलिए बच्चों ये तो हो गया हमारा टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, और वो बात ये है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका, और वो है हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट। बच्चों प्रैक्टिकल है ये, ब्राउन रिंग टेस्ट। अच्छा ये टेस्ट किया क्यों जाता है? ये नाइट्रेट आयन, कौन से एनायन, कौन सा एनायन? नाइट्रेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट है। किसी सॉल्यूशन में, किसी अननोन सॉल्यूशन में कंफर्मेटरी टेस्ट है। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी अननोन सॉल्यूशन में अगर आपको नाइट्रेट आयन का कंफर्म करना है कि नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए एक टेस्ट लगाया जाता है जिस टेस्ट को बोला जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। बच्चों किसी अननोन सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस चेक करनी है तो उसके लिए एक टेस्ट लगाया जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। तो किसी भी अननोन सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको नाइट्रेट आयन को टेस्ट करना है तो उसको बोला जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। बच्चों इसमें करते क्या है?
एक एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, एक एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं मेटल नाइट्रेट का, एक एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं मेटल नाइट्रेट का। अब जैसे मान लो मैं एक एक्वा सॉल्यूशन मेटल नाइट्रेट का ले लूं NaNO3, ठीक है, ये एक अननोन सॉल्यूशन है, मान लो एक एक्वा सॉल्यूशन है, मैंने मेटल नाइट्रेट का ले लिया, और एक सॉल्यूशन लिया जाता है बच्चों डाइल्यूट फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। बच्चों किसका सॉल्यूशन लिया जाता है? डाइल्यूट फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। एक डाइल्यूट फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाता है, ग्रीन कलर का होता है, डाइल्यूट फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाता है। एक एक्वा सॉल्यूशन लिया जाता है मेटल नाइट्रेट का, एक लिया जाता है डाइल्यूट फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। और बच्चों एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4, एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं हम कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। क्या लिया? ब्राउन रिंग टेस्ट किसका टेस्ट है? नाइट्रेट का टेस्ट है बच्चों, ये बहुत ध्यान रखना है। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको नाइट्रेट आयन का चेक करना है कि प्रेजेंट है कि नहीं, तो आपको ये ब्राउन रिंग टेस्ट लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस अननोन सॉल्यूशन को ले लो, उसमें एक डाइल्यूट FeSO4 का सॉल्यूशन मिक्स कर दो, एक डाइल्यूट FeSO4 का सॉल्यूशन मिक्स कर दो। तो ये मैंने मिक्स कर दिया दोनों को, ये दोनों को बच्चों मैंने मिक्स कर दिया। इस सॉल्यूशन को मैं क्या कह सकता हूं? बताओ बच्चों, इसको मैं क्या कह सकता हूं? रिजल्टिंग सॉल्यूशन कह सकता हूं। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या मतलब है? फेरस सल्फेट एज वेल एज मेटल नाइट्रेट का सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट और मेटल नाइट्रेट का सॉल्यूशन दोनों को मिक्स कर दिया। फिर क्या करेंगे? इस टेस्ट ट्यूब की वॉल से बच्चों, वॉल से इस टेस्ट ट्यूब की वॉल से हम लोग क्या मिलाएंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे। इस टेस्ट ट्यूब की वॉल से हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे। बच्चों अगर तुमने डायरेक्ट मिला दिया ना तो रिंग नहीं बनेगी, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। बच्चों आप बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि टेस्ट ट्यूब से क्यों मिलाते हैं? टेस्ट ट्यूब की वॉल से मिलाना है कंसंट्रेटेड H2SO4, टेस्ट ट्यूब की वॉल से मिलाना है कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर आप वॉल से मिलाओगे तो इन दोनों के जंक्शन पॉइंट पर बच्चों एक ब्राउन कलर की रिंग बनेगी। इन दोनों के जंक्शन पॉइंट पर एक ब्राउन कलर की रिंग बनेगी। इन दोनों के जंक्शन पॉइंट पर एक ब्राउन कलर की रिंग बनेगी। ये ब्राउन कलर की जो रिंग है यही कंफर्म करती है नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस को, यही कंफर्म करती है नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस को। मैंने क्या बोला? एक सॉल्यूशन लेना है मेटल नाइट्रेट का, उसमें फेरस सल्फेट मिला देना, डाइल्यूट फेरस सल्फेट मिला देना। बच्चों फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। क्यों फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए? क्योंकि अगर आपने रखा हुआ ले लिया तो वो फेरस कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में। फेरस आयन चाहिए होता है, फेरिक नहीं चाहिए होता। फेरस आयन चाहिए होता है, फेरस सल्फेट। अगर आपने रखा हुआ ले लिया तो वो फेरस सल्फेट कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक में, इसीलिए हम लोग रखा हुआ नहीं लेते। एक्वा सॉल्यूशन लिया मेटल नाइट्रेट का, फेरस सल्फेट उसमें मिलाया, वॉल से कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया, एक ब्राउन कलर की रिंग बनेगी। ये ब्राउन कलर की रिंग ये कंफर्म करती है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन, बच्चों ये ब्राउन कलर की रिंग ये कंफर्म करती है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। मेरी बात समझो, ये ब्राउन कलर की रिंग ये कंफर्म करती है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन कौन कंफर्म करता है? ब्राउन कलर की रिंग कंफर्म करती है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। एक एक्वा सॉल्यूशन लिया मेटल नाइट्रेट का, डाइल्यूट FeSO4 लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया, पहले इन दोनों को सॉल्यूशन को मिलाया। इनके जंक्शन पर बच्चों, इनके जंक्शन पर, नोट डाउन, जंक्शन पर एक रिंग बनती है। इन दोनों H2SO4 के सॉल्यूशन और इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन के जंक्शन पर, मीटिंग पॉइंट पर एक रिंग बनती है। जंक्शन पर एक रिंग बनती है ब्राउन कलर की, उसी को बोला जाता है ब्राउन रिंग। और ये किसका कंफर्मेटरी टेस्ट है? नाइट्रेट का। ठीक, रफ कर दे बच्चों, नोट कर दिया, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउन रिंग। ठीक, चलिए अब बच्चों इसकी रिएक्शन समझते हैं, बच्चों इसकी रिएक्शन समझते हैं। ब्राउन रिंग रिएक्शन क्या कहती है? हम एनसीईआरटी वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं, आयनिक।
बच्चों ये बताती है कि फेरस की कितनी एबिलिटी है, फेरस आयन की कितनी एबिलिटी है नाइट्रेट आयन को रिड्यूस करने की, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। फेरस आयन की कितनी एबिलिटी है नाइट्रेट आयन को क्या करने की, रिड्यूस करने की एसिडिक मीडियम में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe+3 में, और नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा NO में एज वेल एज H2O। बच्चों इस केस में जो फेरस है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और नाइट्रेट रिड्यूस हो रहा है, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, यहां 3 लगा दो, 3Fe3 पॉजिटिव, और यहां पर लगा दो 3Fe2 पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव, सही है। जब बताओ यहाँ टोटल चार्ज कितना है, 9, यहाँ टोटल चार्ज कितना है, 3 2 जा 6 और 4 10 -1 9, बैलेंस है इक्वेशन। तो फेरस की कितनी एबिलिटी है नाइट्रेट को रिड्यूस करने की और खुद को ऑक्सीडाइज करने की फेरिक में, ये क्या है, फेरिक, ये क्या है, फेरस। बच्चों फिर अगले स्टेप में ये फेरस आयन वाटर के साथ मिलकर, इसका मेन हीरो कौन है बच्चों, ये बताओ, इसका मेन हीरो कौन है, इस रिएक्शन का मेन हीरो कौन है। इस रिएक्शन का जो मेन हीरो है वो ये है स्टार, ब्राउन रिंग का स्टार कौन है, ये है। फेरस आयन वाटर के साथ मिलकर एज वेल एज NO के साथ मिलकर एक रिंग बनाते हैं, कैसे याद रखोगे, इस NO को अंदर ले जाओ, एक वाटर को बाहर निकाल दो। फेरस आयन वाटर के साथ मिलकर NO के साथ मिलकर एक रिंग बनाते हैं जिसका फॉर्मूला है FeH2O का होल 5 NO+2, FeH2O का होल 5 NO+2। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो आपको उतना समझ में नहीं आएगा ये कर, मैंने क्या बोला, फेरस की कितनी एबिलिटी है नाइट्रेट को क्या करने की, रिड्यूस करने की नाइट्रिक ऑक्साइड NO में और खुद को ऑक्सीडाइज करने की फेरिक में। और ये NO फर्दर फेरस आयन और वाटर के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसी को कहते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। बच्चों सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, यहां जो इस आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, वाटर की न्यूट्रल होती है, तो फिर NO की कितनी होगी, NO की भी +1 होगी। सिखाता हूं कैसे होती है। ये NO एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, खुद को किस में कन्वर्ट करता है, NO+ में, और ये एक इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, Fe+2, और ये खुद को किस में कन्वर्ट करता है, Fe+ में। ये कहानी है बच्चों। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राउन रिंग के अंदर NO के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1, वाटर तो न्यूट्रल है, अरे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है इसमें, जिसका कंट्रीब्यूशन इसका +1 है, तो फिर आयरन का कितना होगा, +1। ये रिएक्शन ऐसे याद रखनी है आपको, NO एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, Fe+2, और फिर इसमें कन्वर्ट होता है Fe+ में। बच्चों ज्यादातर ये रिएक्शन मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिखाऊंगा, ज्यादातर ये रिएक्शन मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिखाऊंगा, जल्दी नोट करो बच्चों। ये तो आयनिक रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, ये तो आयनिक रिएक्शन है। मैं एक और तरीके से समझाता हूं, जल्दी से एक और तरीके से समझाता हूं, नोट करो बच्चों, प्लीज मेरे बच्चों नोट करो। ठीक है, चलो नोट कर लिया बच्चों। फेरस की कितनी एबिलिटी होती है नाइट्रेट को NO में कन्वर्ट करने की और खुद को फेरिक में कन्वर्ट करने की, और ये NO फिर से फेरस आयन और वाटर के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और NO की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होती है। और जब NO की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है तो इसको नाइट्रोसोनियम बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे इसका नाम क्या है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 आयन। पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 आयन, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 आयन। ये तो आयनिक रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दे रखी है। अब मैं आपको कराता हूं एक और रिएक्शन से। बच्चों क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है, ब्राउन रिंग के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। NO की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और NO को +1 स्टेट में क्या बोला जाता है, नाइट्रोसोनियम।
तो सबसे पहले होता क्या है, NaNO3 H2SO4 के साथ कंबाइन करके NaHSO4 और HNO3 बनाता है। ये HNO3 फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनाता है, फेरस सल्फेट को कन्वर्ट कर देता है फेरिक सल्फेट में, Fe2SO4 का होल थ्राइस, और खुद को किसमें, नाइट्रेट किसमें चेंज कर लेता है, NO में। Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस NO प्लस H2O। ये NO ही कौन है, स्टार है इस ब्राउन रिंग का। और ये फेरस सल्फेट वाटर के साथ मिलकर, NO के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका फॉर्मूला है FeH2O का होल 5 NO बच्चों अगर मैं SO4 को हटा दूंगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, राइट साइड जाएगी तो +2 हो जाएगी। तो इसको आयनिक फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा FeH2O का होल 5 NO+2। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, ब्राउन रिंग। और इस ब्राउन रिंग के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और NO की ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है +1। नाम क्या है इस ब्राउन रिंग का, इस ब्राउन रिंग का नाम है पेंटा एक्वा। 5 को पेंटा कहते हैं, वाटर को एक्वा कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, सोनियम, आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट 1। जब तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तब तक ये याद करना है, जब तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तब तक ये याद करना है, जब तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तब तक ये याद करना है। दिस इज ऑल अबाउट द ब्राउन रिंग। ब्राउन रिंग किसका टेस्ट है बताओ, कंफर्मेटरी टेस्ट है नाइट्रेट आयन का। नोट करिए, ये एनसीईआरटी में नहीं है रिएक्शन, ये नोट कर लो। ब्राउन रिंग कंफर्मेटरी टेस्ट है नाइट्रेट का, रफ कर दो बच्चों। अच्छा ऐसा नहीं है कि हर मेटल नाइट्रेट ब्राउन रिंग टेस्ट देता हो बच्चों, ऐसा नहीं है कि हर मेटल नाइट्रेट ब्राउन रिंग टेस्ट देता हो, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। आपको मैं बता दूं, लेड नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देते, ये ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देते। फिर क्वेश्चन आ गया क्यों नहीं देते, क्योंकि बेरियम नाइट्रेट अगर हमारा H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा बेरियम सल्फेट, व्हाइट PPT। अगर हमारा कैल्शियम नाइट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा कैल्शियम सल्फेट, व्हाइट PPT। अगर हमारा Pb लेड नाइट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा लेड सल्फेट, व्हाइट PPT। और ये तीनों किसको डिस्टर्ब करेंगे, ये तीनों सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट होंगे तो ये किसको डिस्टर्ब करेंगे, ये किसको डिस्टर्ब करेंगे, ब्राउन रिंग को, धुंधला कर देंगे सॉल्यूशन को, धुंधला कर देंगे तो ब्राउन रिंग दिखाई नहीं देगी, ये धुंधला कर देंगे सॉल्यूशन को। बच्चों क्या कर देंगे, धुंधला कर देंगे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन को धुंधला कर देंगे बच्चों। तो कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट ये तीनों ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देते हैं। ब्राउन रिंग किसका टेस्ट है, नाइट्रेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट। किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में अगर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होंगे तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट किससे किया जाएगा, ब्राउन रिंग। अच्छा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, FeH2O का होल 5 NO+2। इसमें NO के ऊपर चार्ज कितना है, +1, आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, +1। NO के ऊपर चार्ज कितना है, +1, आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, +1। NO के ऊपर चार्ज कितना है, +1, आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, +1। बच्चों नोट कर लो, बच्चों नोट कर लो। दिस इज ऑल अबाउट द ब्राउन रिंग एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बच्चों टॉपिक हमारा खत्म। नाइट्रिक एसिड मैंने फुल 1 by 1 पूरा पढ़ा दिया है एनसीईआरटी से। आप पूरा अंडरलाइन करके मुझे बताएंगे, नोट्स भी मुझे सेंड करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अच्छे से आया, समझ में नहीं आया, नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है। जितना टॉपिक नहीं आएगा मैं फिर से क्लियर कराऊंगा। पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 आयन इसका नाम है, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 आयन।
कौन कौन नहीं देता? लेड नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये टेस्ट नहीं देता। ओके, थैंक यू।